नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास उफ कोलकाता के बारे में, जिसे लिखे हैं महान लेखक सत्यव्यास जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। कोलकाता के हावड़ा जिले से हल्दिया की ओर जाती हुई एक औद्योगिक कस्बा कोलाघाट है। सड़क के एक ओर जहाँ जब अब विकास अपने पांव पसार रहा है, वहीं सड़क के दूसरी ओर जंगल और इनके साथ ही लगती हुई रेल लाइन कोलकाता को आगे की ओर जोड़ती है। दिन में भी वीरान रहने वाली इस इलाके की रात का तो मंजर ही डरावना हो जाता है। इन्हीं जंगलों में एक बरगद की टहनी पर बैठी एक मैना बहुत व्यंग थी और बार बार भयातुर होकर अपने पंख फरफराए जाती थी। वहीं से उड़कर जाते हुए एक तोते ने जब उसे देखा तो वह भी उसी डाली पर आ बैठा। उसके डाल पर आकर बैठते ही मैना अत्यधिक क्रोधित हुई और क्रोधावेश में ही चिल्लाई, ओ तोते, तू यहाँ कैसे बैठ गया? तोते को इस प्रकार के आचरण की आशा नहीं थी। उसने तो सुन रखा था कि मैना बहुत मीठा बोलती है। वो पहले तो शक पकाया, मगर फिर दिल करा करते हुए बोला, अरे मैना, नाराज़ ना हो। मैं इधर से गुजर रहा था, देखा कि तू भयभीत है, सोचा कि तू परेशान है। अब क्योंकि मैं भी परेशान हूँ, इसलिए उतर आया कि दोनों साथी एक दूसरे की परेशानी सुन लेंगे। खबरदार जो मुझे साथी कहा। मैं तुम जैसे मर्दों को अच्छी तरह जानती हूँ, सारे मर्द कुत्ते होते हैं। मैना गुस्से में बोली, मेरी बात सुन, सारे मर्द कुत्ते नहीं होते, कुछ तोते भी होते हैं। अब मुझे ही देख, मेरी क्या गलती थी? मेरी तोती मुझे छोड़कर पड़ोसी के तोते के साथ भाग गई। भाग नहीं गई, उड़ गई। औरतों के लिए इज्जत लाओ अपनी भाषा में पहले। तुम्हारी इसी मर्दवादी सोच से परेशान होकर भागी होगी। नहीं मेरी मैना, तोते ने इतना ही कहा था कि मैना ने फिर टोक दिया, खबरदार जो मुझे मेरी कहा। सॉरी मैना, अगर वह मुझे इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि मैं हरे राम बोलता था, जो उसे पसंद नहीं था। पड़ोसी का तोता भीगे होंठ तेरे गाता था, बस इसी कारण से फुर हो गई, कहकर तोता उदास हो गया। उसकी बात सुनकर मैना भी एक हिस्सा पिघली, मगर फिर शेष 99 हिस्सा कठोर करती हुई बोली, जो भी हो, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैं मर्द जात पर भरोसे ही नहीं कर सकती। लेकिन मैना, मर्द जात ने ऐसा क्या किया है जो तुम इससे इतना नाराज़ हो? और यह भी बता कि तू इतनी डरी हुई क्यों है? डरना तो हम औरतों को मर्द जात की बुरी परछाई से ही चाहिए, मगर इस वक्त मैं तुमसे ज़्यादा एक दूसरी बात से भयभीत हूँ। ओ मैना, शायद तेरा डर भी थोड़ा कम हो जाए। मुझे भी अपने दिल की बात बता। कहते हुए तोता ज़रा करीब आ गया। एक किस्सा है जो सुनाऊंगी तो तुझे भी विश्वास हो जाएगा कि मर्द जात बेवफाई का दूसरा नाम है। मैना ने मुंह दूसरी ओर घुमाते हुए कहा और फिर थोड़ा ठहरकर कहना जारी रखा। मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह ऐसी है जिससे तेरे मन में कई सवाल उठेंगे, लेकिन मुझे बीच में टोकना नहीं, और यदि बीच में तू टे बोल गया तो शुक हत्या का पाप मेरे ऊपर नहीं आएगा, ऐसा वचन दे। वचन देता हूँ, तोते ने कहा। ठीक है, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। वह सामने जो बिल्डिंग देख रहा है ना, वह कवि गुरु भारती यूनिवर्सिटी है। वहीं रहता है हमारी कहानी का नालायक। मैना ने अभी आधा ही कहा था कि तोता बोल उठा, नालायक, देख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि तू बीच में नहीं टपकेगा। मैना कुपित होकर बोली, अच्छा सॉरी। तोते ने फ़ौरन पंख उठाकर माफ़ी मांगी। हाँ, तो वहीं रहता है हमारी कहानी का नालायक नायक सिद्धार्थ। तोते आशिकी की कई नस्ल होती है, जैसे प्यासा आशिक, तमाशा आशिक, जरा सा आशिक, मरा सा आशिक, भला सा आशिक, दिलासा आशिक और रुआसा आशिक, और भी बहुत से होते होंगे, मगर यह नालायक अलग ही नस्ल का आशिक है। लड़कियों की ख्वाहिशें होती है कि उनका प्रेमी घुटनों पर बैठकर हाथों में फूल लेकर उन्हें प्रपोज करे। सिद्धार्थ इससे आगे की चीज़ है, वह मंगलसूत्र लेकर प्रपोज करता है। लड़कियां इसका था ही नहीं पाती, थर जाती है। इतना भोला, इतना सच्चा। इसी सच्चाई से सिद्धार्थ अपने माँ का कंगन 12 कलाइयों में घुमा चुका है। देह आकर्षक है, रंग सावला और लंबाई इतनी कि ऊँटनी का मुंह चूम ले। सो जवानी के उन दिनों में जब हर तीसरी लड़की अच्छी लगती है, सिद्धार्थ को हर दूसरी लड़की भा जाती है। उसका दोस्त चेतन एक शांत मगर डब्बू लड़का है, जो हमेशा सिद्धार्थ के प्रभाव में ही रहता है। इतना कि सिद्धार्थ के कहने पर ही वह लॉ पढ़ने भी आ गया था, वरना वह हिस्ट्री में ऑनर्स करने के बाद शोध करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से रजनी नाम की एक लड़की से दोस्ती हुई है, मगर क्योंकि यह कहानी रजनी की नहीं है, इसलिए उसकी ज़्यादा चर्चा की
ज़रूरत नहीं है। दोनों ही दोस्तों के पहले साल की पढ़ाई ख़त्म हो गई है। हॉस्टल बंद होने के कारण दोनों अपने घर हावड़ा गए थे। परसों से इनके हॉस्टल खुल जाएंगे और ये यहाँ धमक पड़ेंगे, इसलिए कहानी आज से ही सुनाई पड़ेगी। आज ये दोनों अपने शहर में एक शादी की रिसेप्शन में शामिल होने के बाद दुल्हन के कमरे के ठीक बाहर खड़े हैं। दुल्हन जो सिद्धार्थ के मुताबिक उसकी गर्लफ्रेंड थी और अब किसी और से शादी कर रही है। किस्सा कोतहा यूँ था कि दीपक और पूजा का रिसेप्शन था। दीपक ने इंटर के बाद ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया था और ग्रेजुएट होकर बेकार होते होते वह किसी होटल में काम पर लग गया है। इसलिए थोड़े ही दिनों में मोहल्ले में उसकी धाक जम गई। पूजा सिद्धार्थ की प्रेमिका थी, ऐसा सिद्धार्थ कहता था। हालांकि चेतन को भी लगता था कि वह उसकी भी प्रेमिका है और उसे ही क्या, सारे मोहल्ले को यही गलतफहमी थी। खैर, पूजा को दीपक से सिद्धार्थ ने ही मिलवाया था। 23-24 साल की उम्र जो आम लड़कों के लिए बेरोजगारी की होती है, ठीक वही उम्र लड़कियों के माँ बाप के लिए विवाह की चिंता की भी होती है। पूजा यह बात जानती थी। वह जानती थी कि उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने में लगे हैं। पूजा ने घर वालों की यह तकलीफ़ आसान कर दी। उसे दीपक में भविष्य दिखा। दीपक को पूजा की खूबसूरती, सो सिद्धार्थ टाँपते रह गया। दीपक और पूजा की शादी हो गई और आज रिसेप्शन भी संपन्न हो गया था। दुल्हन तमाम गिफ्ट समेत सुहागरात वाले कमरे में पहुंचा दी गई थी। दूल्हे का इंतज़ार था। दूल्हा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को विदा करने में मशगूल था। ठीक इसी वक्त चेतन और सिद्धार्थ किसी और घटना को अंजाम देने ठीक दुल्हन के कमरे के बाहर खड़े थे।